हेलो चैंपियंस। तो कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और ऐसे समय में आपको रिक्वायर्ड है ऐसे टॉपिक्स जो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दिला दें। बिल्कुल, आप सभी बच्चों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि मैम सर कुछ ऐसे साइंस के चैप्टर्स बता दो, उन चैप्टर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिनको हम पढ़ करके अच्छे से समझ करके कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। सारे चैप्टर का ये आपका प्रीफेस है एनसीईआरटी का। तो आपके चारों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि केमिस्ट्री में आपको चारों चैप्टर्स टिक कर लेने हैं, मार्क कर लेने हैं। हेलो चैंपियंस। तो कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और ऐसे समय में आपको रिक्वायर्ड है ऐसे टॉपिक्स जो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दिला दें, कम पढ़ें और ज्यादा मार्क्स गेन करें। तो इसीलिए विभूति मैम और मैं आ चुके हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने। बिल्कुल, आप सभी बच्चों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि मैम सर कुछ ऐसे साइंस के चैप्टर्स बता दो, उन चैप्टर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिनको हम पढ़ करके अच्छे से समझ करके कंपार्टमेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो फाइनली आपके लिए आ चुका है एक ऐसा वीडियो जहां पर हम साइंस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताने वाले हैं और उन चैप्टर्स में से भी आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं हम आपको वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, राइट, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो सारे चैप्टर का ये आपका प्रीफेस है एनसीईआरटी का। अब मैम सबसे पहले केमिस्ट्री का बताएंगे, फिर मैं बताऊं। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बुक तो आप सभी बच्चों के पास है ही, राइट। तो अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो, इंडेक्स उसका निकालो और जो जो चैप्टर्स हम आपसे बोल रहे हैं मार्क करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो आप हमारे साथ मार्क करते जाओ। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं और चारों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझना कि मैम 4 ही तो चैप्टर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट होंगे ज्यादा जिसको पढ़ना चाहिए और 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। चारों ही चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके चारों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि केमिस्ट्री में आपको चारों चैप्टर्स टिक कर लेने हैं, मार्क कर लेने हैं। अब हर एक चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आ जाओ सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के साथ। ये चैप्टर खुद में ही बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके 2 टॉपिक्स बनते हैं, एक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और दूसरा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बेटा इस टॉपिक को जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पढ़ करके जाना, क्योंकि 100% इस टॉपिक से सवाल बनता ही बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। 2 तरह के सवाल आते हैं इस टॉपिक से। या तो आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा कि बताओ ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, या फिर आपको एक टाइप बता दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको उससे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा और उसके कुछ एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। तो ये 2 तरह के सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। तो इसमें आपको टोटल 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। उन 9 के 9 टाइप्स को भी तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ से मैं आपको 2 टॉपिक्स बता रही हूँ जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, अब कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। एक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है, और दूसरा है सॉल्ट्स, जिसमें कि आपके NaCl आ जाएगा, कॉस्टिक सोडा आ जाएगा, बेकिंग सोडा आ जाएगा, वॉशिंग सोडा आ जाएगा, जिप्सम और पीओपी आ जाएगा। तो ये सारे सॉल्ट्स बेटा इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे आ जाता है, कभी क्लोर अल्कली प्रोसेस पे सवाल आ जाता है। यानी कि सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ के जाने हैं, और जो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी अच्छे से आप लर्न कर लेना। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने थर्ड चैप्टर के ऊपर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ भी मैं आपको 2 ही टॉपिक्स बता रही हूँ, ज्यादा नहीं। एक तो आपने बेटा जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है, जहां पर आप मेटल्स की रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, ये सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके मेटल्स की, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। देख लेना, जैसे कि जब पानी कि अपन रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ, ठीक है, तो एक कैल्शियम के ऊपर बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि बताओ जब पानी में कैल्शियम को डालेंगे तो वो पानी के सरफेस के ऊपर आकर के फ्लोट क्यों करने लगता है। इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। और सेकेंड टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ वो है मेटलर्जी का। एक ना एक सवाल तो मेटलर्जी का फंस ही जाता है। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको
अच्छे से समझ लोगे ना तो इसकी जो इक्वेशंस हैं वो आपसे बन जाएंगी। जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कॉपर की रिफाइनिंग कैसे की जाती है, आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो मेटलर्जी एंड मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर के ऊपर, मतलब केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के ऊपर, फोर्थ चैप्टर के ऊपर साइंस के, एंड दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। वैसे तो ये चैप्टर खुद में ही काफी बड़ा चैप्टर है, आप सभी को पता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको 3 ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जिनके ऊपर बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको करके जाना ही है, स्पेशली इस चैप्टर से। फर्स्ट है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इसमें बेटा आपकी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस भी आ जाएगी, सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी आ जाएगी। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को पढ़ के जाना है। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें कि ऑक्सीडेशन आ जाएगा, कंबशन आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वगैरह आ जाएगा। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ के जानी है। तो ये 3 टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर के, जो आपको 100% प्रिपेयर करके जाने हैं। तो केमिस्ट्री सेक्शन से ये चैप्टर्स के ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रिपेयर करने का मतलब फिर उसमें कुछ भी मत छोड़ना, है ना। Exactly. ये नहीं कि मतलब कवर कर रहे हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर केवल रिएक्शन कवर कर रहे हैं, नहीं, डायग्राम भी हो सकता है कोई सब्जेक्टिव व्हाट इज क्लोरल प्रोसेस डिफाइन करने को ही आ जाए। तो प्रिपेयर करना है तो हर क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा भी क्वेश्चन आए हमसे बनेगा। अगर उस टॉपिक का कोई फिगर है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जैसे कि क्लोर अल्कली प्रोसेस का वो एक फिगर है, ठीक है, जहां पर आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के यूजेस भी दिए हुए हैं, कॉस्टिक सोडा के भी यूजेस दिए हुए हैं, तो वो फिगर भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो रिएक्शन हो गया, एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया है वो हो गया, और जो रिलेटेड फिगर है आपको वो भी अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बायो। तो अगर हम बायो में स्टार्ट करें तो बायो में जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में जो पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक में बटा हुआ है। अब ऑटोट्रॉफिक में वो जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो, फिर उसमें स्टोमेटल पोर, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, तो वहाँ एक फोटो आता है, ओपन स्टोमेटल पोर, क्लोज स्टोमेटल पोर, और उसको कौन ओपन और क्लोज करता है, तो गार्ड सेल्स। तो ये वाली चीज़ें बहुत पढ़ना ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस के इवेंट जो मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाला था, वो इवेंट हाईलाइट करके बताया है। तो आप में से जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ मैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी बताते रहता हूँ जो पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आपका जो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना किससे है, कौन यूरिन को स्टोर करता है, कौन रिलीज करता है, कौन फॉर्म करता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और किन किन सब्सटेंस का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन, जहां हम ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, पूरा डायग्राम, है ना, हार्ट के डिफरेंट जो आपके चैम्बर्स हैं, और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है तो क्यों सेपरेट रहता है, ये तमाम क्वेश्चन बनते हैं। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एरो करके ABC लिख देगा, बोलेगा ये पार्ट्स कौन सा है और इनका फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ लेना, आता ही आता है, ठीक है। फिर अगर बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो इम्पल्स का डायग्राम है कि कैसे इम्पल्स फ्लो होता है, और न्यूरॉन का डायग्राम, इम्पल्स फ्लो होने का मैकेनिज्म, वो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ब्रेन का फंक्शन, पार्ट्स का फंक्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक है, वो देख लेना। और ट्रॉपिक मूवमेंट, उसकी डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, उसका एग्जाम्पल, और साथ ही साथ ग्लैंड्स और हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट्स में प्लांट हार्मोन का फंक्शन, और ह्यूमंस में ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड और उनसे बनने वाले हार्मोन, उनका फंक्शन, ये पढ़ लेना, क्वेश्चन आता ही आता है। फिर बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की। इसमें जो फ्लावर का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें पूरा प्रोसेस, पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब कुछ पूछा जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। जर्मिनेशन में आपको वो प्लूम्यूल और रेडिकल वाला जो कॉटिलेडन वाला डायग्राम है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पूरा पढ़ना है। उसी तरह ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, उसका डायग्राम, और फर्टिलाइजेशन में आपका कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
नेक्स्ट, हाँ इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है, उसको भी पढ़ लेना, इजी टॉपिक है, छोड़ना मत कि कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया से 2 होती हैं, वायरस से 2 होती हैं वो, और मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो 4 मेथड बताए गए हैं, वो पढ़ लेना, वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हेरिडिटी चैप्टर में मैं आपसे कहूंगा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है टॉल और ड्वार्फ, तो उसका जो रेशियो है ना, वो याद करके जाना, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, और उस पे बेस्ड कोई दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है। अब रेशियो तो फिक्स रहेगा, भले ही मैं टॉल ड्वार्फ की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर ले लूं, रेशियो तो वही आएगा, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन ये भी पढ़ लेना, इजी टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे डायग्राम बेस्ड आ जाए या क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि अगर फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होता है तो बच्चे का जेंडर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है लास्ट चैप्टर, अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट इजी चैप्टर है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसके एग्जाम्पल, फूड चेन का आपका डायग्राम, फूड वेब उसका डायग्राम, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर कई बार ट्रॉफिक लेवल बनाकर दे देता है, फिर पूछता है कितनी एनर्जी, अगर फर्स्ट पे इतनी एनर्जी है तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कितनी होगी, वो वाले क्वेश्चन। फिर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शनल होता है, उसका डायग्राम। बायोमैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आता है, और ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन कैसे डिप्लीट हुआ, उसको डिप्लीशन से रोकने के लिए क्या एफर्ट्स लगाए गए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात बायो की। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं। लाइट चैप्टर में अगर हम बात करें तो जितने भी फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, उस पर न्यूमेरिकल आपको 2 या 3 नंबर में या 5 नंबर में डेफिनेटली मिलेगा देखने को। तो यहाँ से अगर न्यूमेरिकल लगा लिया तो आपको न्यूमेरिकल लगाने के बाद 2-3 नंबर में जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं 5 नंबर में, वो कर ले जाओगे। ठीक है, छोटी मोटी डिफिनीशन भी कर ले जाओगे। फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में सवाल आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले हैं, एक स्नेल्स लॉ का आपका, एक होता है आपका n2/n1 = v1/v2, और एक होता है n = c/v। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, वो कर लेना। रेयर से डेंसर कब होता है, डेंसर से रेयरर, ये कंसेप्ट आपका याद होना चाहिए। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है वो वाला फिगर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इसमें रे डायग्राम, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कई बार उसका रे डायग्राम बनाने को कह देता है, तो रे डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। इतना कर ले जाओगे तो लाइट चैप्टर से सारे सवाल बन जाएंगे आपके। ह्यूमन आई में अगर बात करें तो ह्यूमन आई में आई डिफेक्ट तो कंफर्म में आएगा, चाहे मायोपिया, चाहे हाइपरमेट्रोपिया, चाहे प्रेसबायोपिया। डिफेक्ट क्यों होता है, डिफेक्ट में क्या होता है, डिफेक्ट को सही कैसे करते हैं, इस पर सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में वो प्रिज्म वाला डायग्राम है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, फिर व्हाइट लाइट एंटर करती है तो बाहर 7 कलर्स निकलते हैं। ठीक है, और 7 कलर्स में सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होता है, वॉयलेट में, सबसे कम बेंडिंग रेड में। और अगर प्रिज्म एक की जगह 2 हों लेकिन इन्वर्टेड पोजीशन में हो, एक सीधा एक उल्टा प्रिज्म, तो वहां रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल V = IR पे क्वेश्चन बन जाता है। सीरीज और पैरेलल पे न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I²RT, है ना, और इलेक्ट्रिकल पावर, उस पर भी न्यूमेरिकल बन जाता है। बाकी छोटे मोटे या तो ओम्स लॉ का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, नहीं तो करंट का और जो चार्ज वाला फॉर्मूला है I = Q/T, उस पे क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चैप्टर के एक भी न्यूमेरिकल को मत छोड़ना, प्रैक्टिस कर लेना। हर फॉर्मूले पर बेस्ड जो वेराइटी है वो करके जाना, आप क्वेश्चन बना लोगे, है ना। जैसे मान लो कि ओम्स लॉ पे 4 वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों वेराइटी के 10-10 क्वेश्चन लगा लो, हो गया काम, बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए फिर आता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व बनाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे टर्मिनेट होती हैं, ये वाले जो प्रॉपर्टीज है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट कंडक्टर। तो जब करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना हो डायरेक्शन, तो वहां आता है राइट हैंड थंब रूल।
तो राइट हैंड थंब रूल को कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको आना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल की डिफिनीशन क्या होती है वो आना चाहिए। इस पर डायग्राम वाले क्वेश्चन बनते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना भी आना चाहिए, है ना। कई बार पोल से क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, डायग्राम देकर पूछेगा। फिर इसी में आपका सोलेनॉइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह होता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो होती हैं वो अंदर पैरेलल होती हैं सोलेनॉइड के अंदर, ये सब क्वेश्चन आता है, वो जरूर पढ़ लेना। सोलेनॉइड पे ही बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सोलेनॉइड की जरूरत पड़ती है, तो वो सब क्वेश्चन आते हैं। और फिर जहां फोर्स की बात आ जाए, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स का डायरेक्शन पता लगाना हो, तब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी छोड़ के मत जाना, इसको भी पढ़ लेना। तो ये रहे आपके केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अगर आपने स्कोर कर लिया, मतलब पढ़ लिया, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो आप आसानी से 70 to 80% स्कोर कर ले जाओगे, है ना। और एक बहुत बढ़िया स्कोर के साथ आप पास हो जाओगे। तो हमारे इस वीडियो में हमारी यही कोशिश थी कि आपको लास्ट मिनट पे कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दिए जाएं जो आपके लिए रामबाण साबित हो, है ना। तो मैम आई थिंक अब इनको काफी हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल। अब हमने इनका जो कंपार्टमेंट एग्जाम को जो लेकर के इनकी तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए हमने इनको एक बहुत ही प्रॉपर और सही डायरेक्शन दे दी है कि अब जो लास्ट के आपके पास दिन रह गए हैं उनमें आपको स्पेशली कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, राइट। बिल्कुल। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे साथ टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको टेलीग्राम पर भी अच्छे क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे और आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम एकदम बढ़िया जाए, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और मिलते रहेंगे आपसे क्लास में, क्योंकि यूट्यूब पर हमारी कंपार्टमेंट की क्लासेस चली रही हैं। आपको एक बार दिखा भी देते हैं। और ये कंपार्टमेंट की क्लासेस आप देख रहे हो, यहाँ लाइव सेक्शन में हो रही है। और कुछ पीवाईक्यू देखिए, हमारा मॉक भी आने वाला है ना। ये आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज 7 जुलाई है और 8 जुलाई को हमारा मॉक होने वाला है, फिर एक और मॉक होगा। तो मॉक में भी हम आपका पूरा सपोर्ट देंगे। तो आप चैनल पे हमारे वीडियोस भी देख सकते हो और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो जिनका कंपार्टमेंट एग्जाम है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।